हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आशुतोष स्वागत करता हूँ आपका द्रोणास आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कशन करेंगे यूएस टैरिफ के ऊपर। अक्सर आपने सुना होगा यूएस टैरिफ लगा दे रहा है इंडिया के ऊपर। फिर टैरिफ क्या होता है एक्चुअली में, आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। और अगर यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तो उस समय बहुत ज़रूरी हो जाता है कि केवल यूएस टैरिफ को आप न्यूज़ चैनल से ना देखें। आपको एक अच्छी खासी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये टैरिफ वर्क कैसे करता है। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं एक बहुत ही बेसिक लेवल से उठा करके एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, जहां पे आपको बताऊंगा टैरिफ क्या होता है, फिर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है, और कौन सी बॉडी इस टैरिफ को रेगुलेट करती है वो भी मैं बताऊंगा। और उस बॉडी की शुरुआत, जिसे हम लोग डब्ल्यूटीओ भी कहते हैं, वो कैसे स्टार्टिंग हुई उसकी, वर्ल्ड वॉर टू का क्या इम्पैक्ट पड़ा, किस तरीके से वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत ही ज़्यादा मैस हो चुका था, फिर कैसे गैट आया, गैट ने कैसे हेल्प किया, फिर इन सब से जो पीवाईक्यू उठे हुए हैं यूपीएससी में, जो आपके मेंस में क्वेश्चन उठे हुए हैं जीएस पेपर 2 अगर आप देखोगे तो वहाँ पे पर्टिकुलरली लिखा हुआ है इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ जो इंडिया के नेबरहुड रिलेशंस होते हैं ये पर्टिकुलरली आपको जीएस पेपर 2 में मिलेगा। तो आपको मैं बताऊंगा कि आखिर ट्रंप ने क्यों अचानक से आके इस टैरिफ का पूरा मेस और ज़्यादा सीवियर बना दिया। वाई ही स्टार्टेड डांसिंग इन बिटवीन ऑल दीज टैरिफ वॉर, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था थोड़ा बहुत कंट्रीज के बीच में। तो क्वेश्चन यही उठता है कि भाई इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया क्यों, आखिर क्यों लगाया, और अगर लगा दिया तो अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब जो इम्पैक्ट होगा तो उसका कोई ना कोई तो सोल्यूशन होना ही चाहिए। तो मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, क्या इंडिया पे सोल्यूशन हो सकता है। फिर साथ ही साथ बताऊंगा मैं इंडिया इतना ज़्यादा डिपेंडेंट क्यों है यूएसए के ऊपर, डॉलर का क्या इम्पैक्ट है, इंडिया किस तरीके से ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फिर मैं आपको बताऊंगा इंडिया के पास और कौन सा फ्यूचरिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक सोल्यूशन है, जिसे हम लोग कहते हैं डी डॉलराइजेशन। मैं आपको बताऊंगा डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या होता है, इसमें ब्रिक्स का क्या रोल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा स्क्रैच से बताऊंगा और आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। अगर आपको ब्रिक्स बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो अगर आपको सिर्फ ये पता है कि ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, तो बेटा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता लगेगा कि ब्रिक्स अपने आप में, जो ग्लोबल साउथ को देखा जाए या जो आज के समय में जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं पूरी दुनिया में, उसमें ब्रिक्स किस तरीके से एक रे ऑफ होप की तरीके से काम कर सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर ब्रिक्स किस तरीके से बाय 2025 ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने लग गया। जब 17th ब्रिक्स समिट हुई थी, यहीं पे ट्रंप ने कहा था हम 500% तक टैरिफ लगाने के लिए तैयार हैं। आप सोच रहे हो कितनी ब्रॉड लेवल पे अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपको होने वाली है। तो बहुत कुछ सीखेंगे, आपको बहुत कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन आई एम अश्योरिंग यू दिस थिंग कि आपको बहुत कुछ नॉलेज इस वीडियो में होगी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अक्सर आपने सुना होगा कि भैया दिल्ली में जा कर के तैयारी होती है। दिल्ली में देखोगे ओल्ड राजेंद्र नगर देखो या फिर मुखर्जी नगर देखो, लेकिन अब आप एग्जैक्टली दिल्ली के पैटर्न पे यूपीएससी की तैयारी नॉर्थ बंगाल में कर सकते हैं द्रोणास आईएएस के साथ। जहां पे अगर आप प्रीलिम्स तैयारी कर रहे हैं, मेंस कर रहे हैं, मेंस में कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, आपकी ऐसे राइटिंग हो, इन सब की तैयारी हमारे यहाँ बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे कराई जाती है। साथ ही साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हमारे इस द्रोणास आईएएस में होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम वीडियो को। सबसे पहली चीज आती है टैरिफ होता क्या है। सबसे साधारण और आसान सी भाषा में पूछा जाए टैरिफ क्या होता है, मैं आपको बहुत ही लेमन भाषा में समझाता हूँ। मान लेते हैं आपने एक ऑफिस खोला हुआ है, ठीक है, एकदम कोई एक कॉपी पेन लेके बैठिए। मैं क्या आपको जो एग्जाम्पल दूंगा, जो रियल लाइफ इवेंट से समझाऊंगा, उसको कनेक्ट करिएगा। आपने एक ऑफिस खोला हुआ है, वहाँ पे 100 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। आपने अपनी खुद की एक पेंट्री डाल रखी है वहाँ पे क्या होता है, पेंट्री है, वहाँ पे कैंटीन है, किसी को चाय पीनी होती है वो जाता है वहाँ पे, चाय आके 10 रुपये में पी के चला जाता है एग्जाम्पल। लेकिन अब मान लो मैं वहाँ पे ऑफिस में आपकी एंट्री करता हूँ, और एंट्री करके यही चाय जो 10 रुपये में बिक रही है, मैं 5 रुपये में चाय बेचना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आपने देखा भाई हमारे यहाँ जो कैंटीन है इसकी सेल तो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके ऑफिस में मैं एंट्री कर रहा हूँ 5 रुपए की चाय लेकर के। तो आपने कहा भाई ऐसा है, जो 5 रुपए की चाय आप ला रहे हो ना, अब डायरेक्टली तो आप मना कर नहीं सकते हो मुझे, क्योंकि ऑफिस आपने खोला हुआ है, 100 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। आप सोच रहे हो, तो आपने डायरेक्टली मना करने की बजाय मुझसे कहा ऐसा है, अब ना आपको अगर ऑफिस के गेट के अंदर एंट्री चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा इसमें 6 रुपए और।
ठीक है। तो अब मेरी चाय कितने की होगी, 5 रुपए की तो बेच रहा था, लेकिन 6 रुपए और बढ़ गए तो 11 रुपए की मेरी चाय हो चुकी है बेटा। अब जब 11 रुपए की चाय लेकर के मैं आपके ऑफिस में एंटर करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है बेचूंगा 12-13 में, है कि नहीं। तो ये जो एक्स्ट्रा 6 रुपए लगे हैं ना, ये समझ लो टैरिफ है। ठीक। अब ऑफिस को आप ये कनेक्ट कर लो कि ऑफिस का मतलब होता है कंट्री। तो जब एक कंट्री कभी किसी फॉरेन गुड के ऊपर कुछ टैक्स लगा दे, उसी को हम कहते हैं टैरिफ। मतलब जब कोई एंट्री कर रहा हो किसी दूसरी कंट्री में, जैसे यहाँ से कोई गुड को मैं अगर भेज रहा हूँ यूएसए में, और यूएसए बोले मेरे पास उसकी कॉस्टिंग 100 रुपये है, बट यूएसए बोलता है भाई आपको 20 रुपये हमारी बॉर्डर पे देना पड़ेगा, तो इसकी टोटल कॉस्टिंग 120 बन जाएगी। ठीक है। तो ये बेसिक मतलब होता है टैरिफ का। तो आप इसको और आसान सी भाषा में समझ सकते हैं, ये एंट्री फी होती है फॉरेन प्रोडक्ट्स के लिए। क्वेश्चन उठता है क्यों लगाया जाता है। तो अगर क्यों का जवाब चाहिए तो अभी मैंने आपको बताया कि मेरे ऊपर क्यों आपने 6 रुपए एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। तो आप बोलोगे भाई हमारी जो कैंटीन थी उसकी सेल कम हो गई थी, ये 100 लोग आपके घर के तो है नहीं, इन 100 लोगों को सामान सस्ते में चाहिए, और जहां सस्ते में सामान मिलेगा इंसान वहीं चला जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं, लोकल प्रोडक्ट होते हैं किसी कंट्री के, तो उसको चीप उसका नाम फील हो उस प्रोडक्ट को बेसिकली। ठीक है। क्योंकि अगर बाहर से कोई प्रोडक्ट सस्ते दाम पे पहुंच जाएगा तो जो वहाँ के इंटरनल प्रोडक्ट्स हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं उस कंट्री के, वो कहीं ना कहीं कॉस्टली हो जाएंगे कंपैरेटिवली टू माई प्रोडक्ट। ठीक है। ये एक पहला पर्पस होता है, साथ ही साथ ये एक तरीका होता है गवर्नमेंट के लिए पैसा कमाने का। ठीक है। ये साधारण सी भाषा में समझ लिए टैरिफ। अब क्वेश्चन उठता है कि भैया टैरिफ पढ़ लिया तो नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है। तो अब आप ये समझो, मान लेते हैं कि आप मेरे ऊपर 6 रुपए एक्स्ट्रा नहीं लगा पा रहे हो, क्योंकि बाकी आपने देखा भैया इस 100 लोग जो है आपके ऑफिस को छोड़ सकते हैं। आपने देखा अगर 6 रुपए आप एक्स्ट्रा लगा दोगे मेरे ऊपर तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने एक्स्ट्रा 6 रुपए लगाने की बजाय मुझसे कहा कि भाई ऐसा है, आपको जो है ये जो कप आप ला रहे हो प्लास्टिक का, इस प्लास्टिक का कप अलाउ नहीं है ऑफिस में, अब आपको इसको कुल्हड़ में लाना पड़ेगा। ठीक है। अब कुल्हड़ आपको पता है मिट्टी से बनेगा, कॉस्टली हो जाएगा। तो आपने डायरेक्टली कॉस्टिंग नहीं लगा दी, आपने डायरेक्टली 6 रुपए नहीं बढ़ा दिए, बल्कि आपने मुझे मजबूर कर दिया, ऐसी कंडीशन बना दी, और उस कंडीशन में अब मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लास्टिक से कुल्हड़ पे ट्रांजिशन करूंगा, 2 से 3 रुपए ऐसे ही बढ़ गए। तो मेरी चाय का दाम ऑलरेडी बढ़ चुका है, 8 रुपए बन चुका है। तो आपने सोचा अभी भी 2 रुपए कम है, तो आपने कहा ऐसा है, आपको अपनी चाय में जो आप बना के ला रहे हो उसमें आपको एक पर्टिकुलर मात्रा में दूध का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या शुगर आपको नॉर्मल शुगर नहीं यूज करनी पड़ेगी, आपको जो अच्छी वाली शुगर आती है, जो शुगर पेशेंट्स के लिए यूज होती है, वो वाली शुगर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट मेरा प्रोडक्ट बन गया ना 10 का। तो यहां पे क्या डायरेक्टली आपने 6 रुपए का टैक्स मेरे ऊपर लगाया? आंसर इज नहीं, बट आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, ऐसी परिस्थिति बना दी जिसमें मुझे अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़ गया। तो इसी को हम लोग जनरली कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। क्या होता है ये एक ट्रिकियर वर्जन होता है टैरिफ का, जहां पे टैक्स नहीं होता, लेकिन नियम कानून ऐसे बना दिए जाते हैं जिससे बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी फॉरेन प्रोडक्ट का एंटर करना डोमेस्टिक मार्केट में। अभी कैसे होता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत ही स्ट्रिक्ट बना देना, हेल्थ सर्टिफिकेट बोलना। मान लो अगर यूएसए में कोई चीज़ भेज रहा हूँ, ठीक है, लेट्स बेसिक एग्जांपल, मैं कोई हेल्थ इक्विपमेंट भेजता हूँ यूएसए में, ठीक है, मान लेते हैं नेबुलाइजर भेज रहा हूँ, या फिर मैं कहूँ N95 मास्क भेज रहा हूँ, तो वहाँ पे कहेंगे भैया ये जो N95 मास्क भेज रहे हो इसके लिए आपको पर्टिकुलर हेल्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, और वो यूएस के स्टैंडर्ड्स पे होगा। तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। तो इस वजह से ये एक नॉन टैरिफ बैरियर कहलाता है। तो इसका क्या और किस तरीके से लगता है, ये बोल सकते हैं भाई ऐसा है, चलो आप 5 रुपए की चाय लेके आ रहे हो, लेकिन आप एक दिन में केवल 10 यूनिट चाय ही बेच सकते हो। मतलब बाकी 90 लोगों का क्या होगा जो आपके ऑफिस में है, बाकी 90 लोग तो आपसे लेंगे फिर। तो ये एक पर्टिकुलर तरीका होता है जब एक लिमिट, कोटा लिमिट लगाते हैं बेसिकली, जिससे आपके खुद की जो लोकल मार्केट है, जो आपके खुद के अंदर की कैंटीन है, उस पर ना इम्पैक्ट पड़े, वो कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट होता रहे। तो कोटा लिमिटेशन, लाइसेंस लगाए, सब क्या होता है, नॉन टैरिफ बैरियर। अगर आपसे आसान सी भाषा में यूपीएससी पूछते हैं कंपेयर टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, तो आप कैसे लिखोगे? पहले आपको पता होना चाहिए टैरिफ बैरियर क्या होता है, बेसिकली टैक्स है एंटर करने पे। नॉन टैरिफ बैरियर क्या है, यहां पे टैक्स नहीं लगा रहे, बल्कि उठा करके ये ऐसी कंडीशन बना दे रहे हैं जहां पे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए मतलब मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, आपकी कंट्री में, आपकी कंट्री इन द सेंस यूएसए में, या फिर आपके ऑफिस में कोई भी प्रोडक्ट को लेकर आना। ठीक है, चलो अब सवाल उठता है कि भाई आखिर ये कर क्यों रहे हैं। मैंने आपको बताया करने का रीजन क्या है, प्रोटेक्ट करना, लेकिन साथ ही साथ जो कंट्रीज लगाती हैं टैरिफ, तो उसके वो क्यों करती हैं? तो पहला रीजन है प्रोटेक्ट, दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये होता है ग्लोबलाइजेशन कहता है कि भैया जितना ज्यादा कंट्री आपस में इंटीग्रेट करेंगी उतना ज्यादा अच्छा होगा।
किसके लिए? लोगों के लिए अच्छा, क्योंकि लोग क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलेंगी और जो आपका R&D है वो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए टैरिफ जो है प्रोटेक्शनिज्म जिसे हम लोग कहते हैं और ग्लोबलाइजेशन के बीच एक कॉन्ट्रडिक्शन बना देता है। ठीक है, अब यहाँ पे इजी फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी समझा दिया, पे मनी टू एंटर। नॉन टैरिफ में क्या है, ऐसे रूल्स बना देना जो कि इम्पॉसिबल हो जाए फॉलो करने के लिए, राइट। अब यहाँ पे आपको रीजन बताता हूँ, प्रोटेक्शनिज्म क्या कहता है। ये कहता है भाई एक कंट्री टैरिफ जब लगाती है उसका कारण है अपनी लोकल जॉब को बचाना, अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को बचाना। अब ये कॉन्ट्रडिक्ट कैसे करता है ग्लोबलाइजेशन के साथ, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन कहता है बॉर्डर को ओपन कर दो, सारे के सारे ट्रेड को फ्री कर दो, बैरियर जो होते हैं ट्रेड के उसको रिड्यूस कर दो। लेकिन वही प्रोटेक्शनिज्म कहता है टैरिफ लगाओ, कोटा लगाओ, बैन लगाओ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जब कंट्रीज प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो करती हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अपने ईगो को फॉलो कर रही हैं, वो अपनी लोकल जॉब्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। सेम इंडिया भी करता है, ऐसा नहीं कि इंडिया ने अपना प्रोटेक्शनिज्म नहीं चालू किया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी भी आप नोटिस करोगे इंडिया उतना ज़्यादा एफडीआई को नहीं प्रमोट करता है, लेकिन वहीं पे देखो दूसरे सेक्टर्स में इंडिया एफडीआई चाहता है। क्यों? क्योंकि इंडिया को पता है अगर बाहर से हमने एफडीआई एग्रीकल्चर में करवा दिया तो बाहर के जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया की पूरी एग्रीकल्चर मार्केट में फ्लडिंग ला देंगे और इससे क्या होगा, फार्मर्स बहुत ज़्यादा सीवियरली इंपैक्ट होंगे। अब जब फार्मर सीवियरली इंपैक्ट होंगे तो उससे क्या होगा, उससे इंडिया की इकोनॉमी जो कि एग्रीकल्चर बेस है उस पर बहुत बड़ा इन्वर्स इंपैक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली जो टैरिफ होता है वो एक तरीके से क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन बना देता है किसके बीच में, कि एक कंट्री को प्रोटेक्शनिज्म फॉलो करना है या ग्लोबलाइजेशन फॉलो करना है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं कि आखिर ये टैरिफ, यूएस की जो टैरिफ पॉलिसी है वो किस तरीके से इंपैक्ट करती है पूरे ग्लोब पे। देखो अमेरिका क्या है, अमेरिका इज लाइक बिग शॉपकीपर पूरी दुनिया का। कभी कभी ये कहता है भैया हम आप सभी का स्वागत करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम वाला फिलॉसफी अपनाते हो। कभी कभी कहता है कि भाई ऐसा है आपको एंटर करना है एक्स्ट्रा पे करो, मेरी शॉप मेरे रूल्स, ऐसा वाला काम हो जाता है। पहले कभी कह रहे थे भैया आइए आप अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे फ्रीली सेल करिए, कभी कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अब अगर ट्रम्प का रीन देखो यहाँ पे आकर रखें, आपको अगर एंटर करना है यूएसए में तो आपको इतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, मेरी शॉप्स है यहाँ पे, मैं अपने हिसाब से नियम कानून को बनाऊंगा। तो इस वजह से यूएस की टैरिफ पॉलिसी हमेशा से बहुत ही डायनेमिक रही है और यही चीज़ पूरे जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी को क्रिएट कर देती है। तो अब जब इतनी अनसर्टेनिटी ग्लोब में हो रखी है तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये टैरिफ स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है आखिर। ठीक है, तो इसकी शुरुआत के लिए हम बात करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलूंगा आपको, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का समय। ये एक ऐसा समय है जहाँ पे नाइस गाय फेस चल रहा था। इसका मतलब क्या, यूएसए क्या कर रहा था, कहीं ना कहीं वो हीरो कहा जाता है। आज के समय जो टैरिफ वाली बात देखते हो कि फ्री ट्रेड, फ्री टैरिफ, मतलब टैरिफ फ्री होना चाहिए पूरी तरीके से, ये यूएसए की देन है। 1945 में यूएसए ने क्या कहा, भैया यूएसए कहता है कि भैया हम लोग फ्री ट्रेड को प्रमोट करेंगे और इसी वजह से उसने क्या किया, गैट को बनाया। अभी मैं आपको समझाऊंगा गैट क्या है और यही गैट आगे चल के क्या होता है, डब्ल्यूटीओ में कन्वर्ट होता है। ये बेसिकली एक एग्रीमेंट है देशों के बीच जो बोलता है कि भैया हम लोग आपस में पूरी तरीके से फ्रीली ट्रेड करेंगे, किसी भी तरीके से कोई बाउंडेशन नहीं लगाएंगे, कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, हमारा ट्रेड एक्सचेंज होगा और इसी के साथ हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जब बढ़ेगी तो हमारे पास इनकम बढ़ने के साथ साथ इकोनॉमी भी इंप्रोवाइज करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, टैरिफ्स वर लो और ग्लोबलाइजेशन वॉज बूमिंग। तो कहीं ना कहीं क्या है, प्रोटेक्शनिज्म कम था, वही चीज मैंने आपको बताई। और यहां पे क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन एकदम बहुत ही हाई लेवल पे बूम करना स्टार्ट हो चुका था। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का ही सीन में अगर बात किया जाए तो यहां क्या था, वर्ल्ड वॉज टोटल मैस। आप देख सकते हो सिचुएशन, जो इकोनॉमीज थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, फैक्ट्रीज बॉम्ब कर दी गई थी और उसी समय ग्लोबल ट्रेड क्या था, कंप्लीटली टूट चुका था। उसी के बीच में ये सारी चीजें उठी कि भैया अगर इसी तरीके से हम ट्रेड पे भी लड़ते रहेंगे, अभी हमने फिजिकल फाइट तो कर ली, लेकिन अगर हम ट्रेड पे भी ऐसे लड़ते रहेंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फाइट रियल वॉर अगेन। तो इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि भैया चलो वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य क्या था, जो अर्थव्यवस्था है, अलग अलग इकोनॉमीज हैं, उनको रीबिल्ड करना। वर्ल्ड बैंक क्या काम करता है, कहीं ना कहीं फंडिंग देता है। आईएमएफ क्या करता है, वो करेंसी स्टेबलाइजेशन में काम करता है। बेटा ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों के ऊपर प्रीलिम्स में पीवाईक्यूज पूछे गए हैं और जब भी मैं कोई चीज बोलूं कि बेटा यहां पे पीवाईक्यू पूछे गए हैं, उसको डेफिनेटली आप सिंपल लिखो IMF PYQ।
ठीक है। यहाँ पे रैपिड क्रेडिट फाइनेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन आया था, आप देखोगे जा करके तो आपको पर्टिकुलरली दिखे, सिर्फ नेट पे इतना डालिएगा। व्हाट इफ मैं आपको गलत बता रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी आपको कुछ भी बताता है, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपका रेशनल अप्रोच, आपका रेशनल माइंड हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए कि ये जो मुझे बताया जा रहा है क्या सही बताया जा रहा है, गलत बताया जा रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आईएमएफ पे जा करके चेक करिए कि पीवाईक्यू आया हुआ है तो तुरंत जाके देखिए, तो आपको दिख रहा है तो देखिए। मेरा काम क्या है, कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगेगा कि आप जब जाओगे नेट पे आईएमएफ लिखोगे तो उतनी देर में कहीं ना कहीं आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप पीवाईक्यू सर्च करोगे, बाय दैट टाइम आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि आईएमएफ जरूरी है। वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी पूछा गया है पीवाईक्यू में, ठीक है। तो ये जरूरी है, आप इसको जरूर नोट डाउन करिएगा और देखिएगा प्रीलिम्स में पीवाईक्यूज पूछे गए, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या था, टोटल मैं सोच चुका था। अब उसी में क्या हुआ, अब हुआ ये कि भैया सबने कहा कि चलो हमने क्या डब्ल्यूएचओ बना लिया है, ठीक है। हमने डब्ल्यूएचओ तो बना लिया है, हमने आपका आईएमएफ भी बना लिया है, लेकिन अब हम एक काम और करते हैं, आईटीओ भी बनाते हैं। आईटीओ मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहीं पे हवाना चार्टर को बनाया गया था, जिसमें कहा गया था आईटीओ बनाएंगे। लेकिन जो यूएस कांग्रेस थी उसने कहा भाई साहब हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को, यूएन को, अब हम और एक और ऑर्गेनाइजेशन जो कि आप आईटीओ बनाने की बात कर रहे हैं उसको नहीं पे कर पाएंगे। तो 100 की सीधी एक बात, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस आईटीओ। तो अब आईटीओ बोलते हैं ना, पैदा होने से पहले ही क्या हो गया, इसकी डेथ हो गई। लेकिन अब यहाँ पे एक पार्ट था इस आईटीओ का जो सर्वाइव कर गया, वो क्या था, एक एग्रीमेंट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसी को बेटा कहते हैं क्या, गैट। हमेशा ध्यान रखिए, आईटीओ एक बॉडी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की गई थी। उस ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर में एक प्रोविजन था, जिस प्रोविजन का नाम था गैट, और इसी प्रोविजन को यहीं से शुरुआत होती है कंप्लीटली गैट की, और इवेंचुअली यही चल के डब्ल्यूटीओ बनता है। तो 1947 में क्या हुआ, जेनेवा में इसका पूरा का पूरा एक तरीके से बोलते हो इनिशिएशन हुआ गैट का। गैट क्या था, इसका एक बेसिक सा मतलब समझो कि इसने एक काम किया जो कि टैरिफ रिडक्शन में हेल्प की। अब क्या है, ये बेसिकली एक ट्रीटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये रूल्स एंड प्रोसीजर्स को सेट करती है वर्ल्ड ट्रेड के लिए, लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या है, टैरिफ को रिड्यूस करना, और जो ट्रेड है वो सबके लिए फेयर बना देना, हर एक इंसान के लिए ट्रेड को फेयर, इंसान मतलब हर एक कंट्री के लिए ट्रेड को पूरी तरीके से फेयर बना देना। अगर मैं फाउंडिंग कंट्रीज की बात करूं, 23 फाउंडिंग कंट्रीज हैं। ये अगर आप वेस्ट बंगाल पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए 23 फाउंडिंग कंट्रीज थी, और इसमें आपको पता होना चाहिए कब ये फॉर्म किया गया था। तो आपको मैंने अभी बताया 1948 में स्टार्ट किया गया। जो इसकी फाउंडिंग कंट्रीज थी, यूएसए, यूके, इंडिया और फ्रांस कही जाती है। अब आप नोटिस करिए यहाँ पे ये एक क्वेश्चन भी आया हुआ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंपैक्ट बता देता हूँ गैट ने कैसे पूरा का पूरा गेम ही चेंज कर दिया। जो गैट था इसने बहुत ही सरप्राइजिंगली वेल परफॉर्म किया। 1947 से 1994 के बीच में जो वर्ल्ड ट्रेड था, पूरी दुनिया का जो ट्रेड था, वो 15 टाइम्स ज्यादा बढ़ गया। आप सोच रहे हो क्यों, क्योंकि गैट में एक प्रोविजन था हम लोग टैरिफ कम करेंगे। तो एवरेज टैरिफ उस समय 40% लगता था, मतलब अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट आप अमेरिका भेज रहे हो तो 40 रुपए आपको एंट्री पे देना है, तो मतलब 140 रुपए का प्रोडक्ट हो गया। तो आप सोच के देखो सिचुएशन कैसी हो गई। लेकिन गैट के आने से क्या हुआ, ये बिलो 5% हो गया डेवलप कंट्रीज में। ग्लोबल कोऑपरेशन और ज्यादा बढ़ गया, जो ट्रेड था, व्यापार था, वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ और चीप हो गया। अगर फनी वे आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि गैट ने क्या कर दिया, जो जंगल में एकदम ट्रैफिक जाम था उसमें एक रास्ता बना दिया कि भैया अब इस रास्ते से आप आसानी से कंट्रीज में जा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो और उसी रास्ते से लौट सकते हो। ठीक है, ये मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ रियल लाइफ एग्जांपल से, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। आप सिर्फ एक बार पढ़ो, आप दुनिया में कोई भी किताब पढ़ोगे बेटा, वहाँ गैट का मतलब नहीं चेंज होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो एक कन्फ्यूजन रहती है सर हमारे पास ना इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, सर बेस्ट सोर्स बताइए। बेटा ऑलवेज रिमेंबर, देयर इज नथिंग एज सच कॉल्ड बेस्ट सोर्स, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज योर स्ट्रैटेजी विच वुड मैटर। अगर आपसे कहा जा रहा है गैट, तो पहले गैट को समझ लीजिए, एक बार समझिए, उसके बाद आप गैट से क्वेश्चन बनाइए मेंस के लिए। ऐसे बोल सकते हैं डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ गैट, ऐसी तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछते हैं। डिस्कस बोलेंगे, एग्जामिन बोलेंगे, क्रिटिकली एग्जामिन बोलेंगे, सब्सटैंशिएट बोलेंगे, इलैबोरेट बोलेंगे, एन्यूमरेट, ये सारे क्या होते हैं, ये सब क्वेश्चन टैग्स होते हैं, डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं एमपीपीसीएस, जिसे मध्य प्रदेश पीसीएस भी कहते हैं। 2020 में क्वेश्चन क्या है, गैट कब एस्टैब्लिश हुआ, देख रहे हैं। फिर इनिशियली टोटल 23 मेंबर्स थे,
फिर क्या है, इन अ वे WTO इज द सक्सेसर ऑफ गैट, ये भी मैंने आपको बताया, एब्सोल्युटली राइट। तो गैट एडमिनिस्टर्ड ऑल द बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। क्या ऐसा मैंने बताया? गैट तो साधारण सी भाषा में एक एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ टैरिफ को रिड्यूस करना, ठीक है, ट्रेड को और ज्यादा फेलिसिटेट करना। मतलब यहाँ पे बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट तो कंट्रीज के बीच होता है, ये तो ट्रेड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे डी इज रॉन्ग, ABC इज द राइट वन। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि गैट की भी तो कुछ ना कुछ वीकनेसेस थी। तो वो क्या थी? पहली बात तो कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, केवल क्या होता था, यहाँ पे मीटिंग्स होती थी राउंड्स में, लेकिन यहाँ पे कोई नए इश्यूज नहीं उठ पाते, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल मतलब समथिंग रिलेटेड टू माइंड। तो यहाँ पे सिर्फ बात होती है फिजिकल प्रोडक्ट्स की, यहाँ पे ऐसी चीज के ऊपर बात नहीं होती जो सर्विस बेस हो। सर्विस बेस क्या होता है? ये इंटेंजिबल काम होता है, इसमें कोई आपका फिजिकल प्रोडक्ट एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि यहाँ पे जो ब्रेन रिलेटेड चीजें होती हैं वो एक्सचेंज। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर क्या आपको कोई फिजिकल चीज देता है? नहीं, बट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बैंक क्या देता है? सर्विस देता है। जैसे टीचिंग है, टीचिंग क्या है? मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? सर्विस बेस्ड काम ही तो है ये। तो ये क्या होता है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट सिस्टम नहीं था। अगर कभी कोई देशों के बीच में कोई एक प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इश्यू हो जाता है, तो उसके लिए कोई डिस्प्यूट सिस्टम इसके अंडर में नहीं था। तो बाय 1980 लोगों को लगा कि भाई ये जो गैट है ना, ये नेटफ्लिक्स के वर्ल्ड में एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह बन चुका है। अब इसी के साथ क्या हुआ, इसी में यूरोगुआ आपका राउंड हुआ, और इसमें क्या हुआ, फाइनली आपका 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनता है। जो आज आप WTO देख रहे हैं, ये किसकी देन है? ये गैट की देन है। गैट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, ये बेसिक मतलब है। अब हम समझते हैं WTO के बारे में। ये कब? 1995 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसको बनाया गया। इसका रिप्लेसमेंट क्या था? ये गैट को रिप्लेस करके बनाया गया। इसमें मेंबर कंट्रीज थी, ठीक है। गैट में आपने फाउंडिंग कंट्रीज देखा गया, क्योंकि वहां पे क्या था, वो एग्रीमेंट था। ये आपका 164 कंट्रीज एज ऑफ 2025 है। ओवरऑल ग्लोब की बात की जाए तो वर्ल्ड का 98% ट्रेड कवर करता है कौन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका पर्पस क्या है? स्मूथ ग्लोबल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, ट्रेड बैरियर को रिड्यूस करना, कोटास को रिड्यूस करना, फेयर कंपटीशन एश्योर करना, और साथ ही साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जिसमें ट्रेड में नेगोशिएशन हो सके और डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो सके। अगर आप नोटिस करो, कभी भी कोई जो प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से एक नया सोल्यूशन निकाला जाता है। तो गैट में जो जो प्रॉब्लम्स थी, क्या प्रॉब्लम मैंने बताया, वहां पे डिस्प्यूट सेटलमेंट सही से नहीं था, वहां पे सर्विस बेस के ऊपर सही चीजें नहीं थी, मतलब जितनी प्रॉब्लम्स थी उन सभी प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया जब WTO बनाया गया। तो अब WTO है तो बहुत रिलेवेंट है। अगर आप नोटिस करोगे इससे कुछ की प्रिंसिपल यहां पे कहा गया, भैया जितने भी WTO के मेंबर हैं सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भैया कोई कंट्री आके बोल रही है कि भैया हमारा ये मोस्ट फेवर्ड नेशन है, हम इसी को सारा की सारे बेनिफिट दे देंगे। अगर आप WTO के मेंबर हो तो वहां पे ये चीजें नहीं होंगी। जितने भी फॉरेन गुड्स हैं और लोकल गुड्स हैं उनको इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए एक बार जैसी वो आपकी मार्केट में एंटर करते हैं। ट्रेड रूल्स बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंट होने चाहिए पब्लिक के सामने, और टैरिफ और कोटा फिक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब जिसका मन में आ रहा है आकर के आप बढ़ा दोगे। आप अगर ट्रम्प का रीन देखोगे, ट्रम्प क्या कर रहे हैं, ट्रम्प का ऐसे बोलते हैं ना, एक सस्ता नशा होता है इंसान के दिमाग में, तो वो अपनी ही दुनिया में चल रहे हैं। ट्रम्प, उनके दिमाग में चल रहा है कि भाई साहब जहां जिसके ऊपर बोलते हैं ना, जो टैरिफ लगाना है वो टैरिफ लगा दो, हमें मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है। अब ट्रम्प ये सारी चीजें कर रहा है, उसके पीछे भी रीजन है, अभी आपको मैं रीजन नहीं बताऊंगा, लेकिन WTO का फंक्शन आपको बताऊं तो ये ट्रेड एग्रीमेंट्स को एडमिनिस्टर करते हैं, साथ ही साथ जो नेगोशिएशंस होते हैं उसके लिए एक फोरम प्रोवाइड करता है। मान लो अगर 10 कंट्रीज हैं, उनको आपस में ट्रेड नेगोशिएशन करना है, तो WTO के पास जाएंगे, तो वहां पे आकर के ये लोग नेगोशिएशन कर पाएंगे। ट्रेड डिस्प्यूट को हैंडल करता है, जो नेशनल ट्रेड पॉलिसीज होती हैं उनको मॉनिटरिंग करती हैं। ऐसे देखता है कहीं ऐसा तो नहीं है किसी देश की ट्रेड पॉलिसी इस तरीके से बनाई जा रही है जो कि आपका WTA के प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा है। वो टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है डेवलपिंग कंट्रीज को। कौन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आपको समझ में आएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसके बाद आया? गैट के बाद आया। गैट क्यों आया? गैट के पहले क्या था? ITO की बात की गई थी। ITO क्या था? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि USA ने मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि उसमें बहुत पैसा लग रहा था। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है जो आपको समझना होगा अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप करनी है। अब मैंने आपको इतनी सारी चीजें क्यों बताई?
एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है, सर इतना सब कुछ आपने बता दिया, कारण क्या है? कारण भी होगा कुछ ना कुछ। अब एक बार इसका डिस्प्यूट सेटलमेंट समझ लेते हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट क्या है? मेंबर कंट्रीज में जो डिस्प्यूट होते हैं उसको रिजॉल्व करने की बात होती है। तो अब चैलेंजेस भी कुछ ना कुछ होंगे। चैलेंजेस है, नेगोशिएशन बड़ा स्लो होता है। जो मेंबर कंट्रीज होती हैं उसमें डिसएग्रीमेंट भी प्रिवेल करता है। प्रोटेक्शनिज्म बहुत राइज पे हो रहा है। अगर आप देखोगे 1945 के बाद की सिचुएशन, तो वहां पे कहीं ना कहीं क्या है, प्रोटेक्शनिज्म कम हो रहा था, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर फोकस हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है। जैसे यूएसए में देखो, यूएसए कह रहा है भैया हमारी जो लोकल डोमेस्टिक मार्केट है वो बड़ी ही सीवियरली इंपैक्ट हो रही है। यहाँ पे जो हमारे लेबर्स हैं, जो यहाँ की यूथ है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं। इस वजह से उसने आपने नोटिस किया होगा, जो यूएस वीज़ा है उसकी पॉलिसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया यूएसए ने। अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ सुना होगा तो वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भैया जो आपका H1B वीज़ा है उस पर आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या, ये दिखाता है कि WTO अब उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। अगर मेन चीज़ बात की जाए तो यहाँ कोई एक लीगल बाइंडेशन नहीं है, लीगल कोई बाइंडिंग नहीं है किसी कंट्री के ऊपर कि उसको WTO के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एनफोर्समेंट पावर बहुत डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है बेसिकली। अगर मैं बात करूँ ITO का या WTO की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए, तो ये एक प्लेटफॉर्म बन जाता है अपने कंसर्न्स को रेस करने का, साथ ही साथ इंडिया का जो ट्रेड इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, और एक रूल बेस्ड सिस्टम बनाता है ग्लोबल ट्रेड के लिए, ठीक है। ये इतनी सारी चीज़ें मैंने इन डिटेल आपको WTO के बारे में बताई हैं। अब इतनी बताई हैं तो कारण क्या है, आप खुद पढ़िए। GS2 2014 का क्वेश्चन है, WTO इज एन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर डिसीजंस टेकन अफेक्ट कंट्रीज इन अ प्रोफाउंड मैनर। अब देखो, कभी भी यूपीएससी दो तरीके से बोलेगा, या तो बोल देंगे डिस्कस करो, ठीक, या तो एक स्टेटमेंट देगा। अगर स्टेटमेंट के आगे कभी भी बेटा क्वेश्चन मार्क ना लगा हो तो आप ये समझ जाओ कि इसके स्टेटमेंट के बारे में आपको अब एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने बेसिकली स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट की एंडिंग कहाँ पे हो रही है, प्रोफाउंड मैनर पे, यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो अब आपका दिमाग काम करना चाहिए कि इस स्टेटमेंट को समझ लो। कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये एक पहला पार्ट हुआ। तो यहाँ पे कैसे, हाउ इज इट एन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, तो हाउ का जवाब मैंने अभी आपको दिया। कैसे, जो ट्रेड डिस्प्यूट है उसको क्या करता है, रिजॉल्व करने में मदद करता है, वेयर डिसीजन टेकन अफेक्ट कंट्रीज इन अ प्रोफाउंड मैनर। अब कह रहे हैं व्हाट इज द मैंडेट ऑफ WTO एंड हाउ बाइंडिंग आर देयर डिसीजन। अब ये जो आपसे बोला जा रहा है कि मैंडेट क्या है WTO का, तो आपको बताना है इस रेफरेंस में कि किस तरीके से WTO एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के तरीके से काम करता है। तो कोई ना कोई तो मैंडेट होगा ही उसका। तो अब इन सब चीज़ों को आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, इंडिया का स्टैंड ऑन द लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक ऑन फ्यूड सिक्योरिटी। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आपको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया मैंडेट क्या है, तो पहले पार्ट में आप मैंडेट लिखिए, किसका, WTO का। दूसरे में आप क्या बताइए, किस तरीके से बाइंडिंग है। तीसरे तरीके में क्या करना है, आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है इंडिया का स्टैंड, ठीक है। तो अब एनालाइज करना है इंडिया का स्टैंड, मतलब क्या है, इंडिया क्या कह रहा है फूड सिक्योरिटी के ऊपर। तो जो जो चीज़ें, मान लो XYZ चीज़ें इंडिया ने बोली है, तो आपको X का प्लस माइनस दोनों बताना है, Y का प्लस माइनस दोनों बताना है, Z का प्लस माइनस दोनों बताना है। सो हमेशा ध्यान रखिए, इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू आर स्टडिंग, इट इज़ अबाउट हाउ वेल यू आर एबल टू प्रोड्यूस दैट इन्फॉर्मेशन विच यू आर हैविंग इन योर ब्रेन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जितने अच्छे तरीके से आप अपनी इंफॉर्मेशन जो एग्जिस्ट कर रही है उसको आप अपनी आंसर राइटिंग में कितने अच्छे तरीके से इम्बाइब कर पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, यूपीएससी में इंजीनियरिंग सर्विस में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ WTO, टू ऑर्गेनाइज मीटिंग्स ऑफ मेंबर कंट्रीज टू अराइव एट ट्रेड एग्रीमेंट्स कवरिंग इंटरनेशनल ट्रेड, एब्सोल्युटली राइट, टू एंश्योर दैट मेंबर कंट्रीज कंडक्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस एज पर एग्रीमेंट एग्रीड अपॉन एंड साइंड बाय द मेंबर कंट्रीज, इज इट राइट, एब्सोल्युटली दिस इज राइट, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू नेगोशिएट एंड सेटल डिस्प्यूट रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन एंड अमंग मेंबर कंट्रीज। तो ये तीनों की तीन स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो बहुत ही जनरलाइज्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा वो ABCD है, ठीक है। तो आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे तीनों के तीन स्टेटमेंट क्या है, दीज आर एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि यही सारी चीज़ें मैंने आपको फंक्शंस में, फीचर्स में और WTO के प्रिंसिपल्स में समझाई हैं, ठीक है।
चलो अब हम बात करते हैं फाइनली ट्रंप का ऑब्सेशन। ट्रंप की जब एंट्री होती है तो उसने क्या किया। ट्रंप कहते हैं भाई साहब लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सेकंड टर्म में जैसे ही आया उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया, आपने देखो ट्रंप किस ड्यूरेशन में है। पहली चीज जब रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दूसरी चीज क्या है जब इजराइल का और गाजा वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इन सब के बीच में आया और आने के बाद उन्होंने कहा भैया हम जो है जो मेजर इकोनॉमीज हैं उनके ऊपर हाई टैरिफ लगाते हैं। पहली चीज क्या है, चाइना के ऊपर लगाया। अब क्वेश्चन उठता है क्यों लगाया। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो चाइना पूरे वर्ल्ड में रेयर अर्थ एलिमेंट जिसे कहते हैं या क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत ज़्यादा स्टॉक है। और मोर देन स्टॉक, इट इज़ नॉट अबाउट स्टॉक, इट इज़ अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ दैट स्टॉक। तो अगर आप नोटिस करोगे तो चाइना के पास हैं तो बहुत अच्छे तरीके से रेयर अर्थ एलिमेंट, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग बड़ी डिफिकल्ट होती है। तो चाइना ने हमेशा से शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है प्रोसेसिंग पे। इसी वजह से आज मोर देन 70% प्रोसेसिंग रेयर अर्थ एलिमेंट की कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। तो यूएसए की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है चाइना के ऊपर। अगर आप नोटिस करोगे जो रेयर अर्थ एलिमेंट होता है उसका यूज़ कहाँ पे होता है, डिफेंस में होता है, टेक सेक्टर में होता है। फिर आपका जो सेमीकंडक्टर है वहाँ पे कितना चिपसेट्स बनते हैं, कैसे बन रहे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट से ही तो बन रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में जो मिसाइल्स बन रही हैं, वेपन्स बन रहे हैं, उस सब में इन सारे के सारे मिनरल्स का और मेटल्स का यूज़ हो रहा है। तो ये डिपेंडेंस अब किसके ऊपर है, चाइना के ऊपर है। तो यूएसए चाहता है कि भाई हम इस डिपेंडेंस को कम करें। तो रशिया के ऊपर तो ऑलरेडी लगी गए थे, लेकिन चाइना के ऊपर भी उसने लगाया और फिर उसके बाद क्या किया, इंडिया के ऊपर भी फाइनली लगाना स्टार्ट कर दिया। अब हम समझते हैं कि भाई ये सब स्टार्ट क्यों किया है, वाई हैज़ यूएसए पुट टैरिफ ऑन इंडिया। और आप बोले वाई यूएसए पुट्स टैरिफ ऑन इंडिया, क्यों डाला है और क्यों डाल रहे हैं टैरिफ, क्योंकि अभी भी सब्सिक्वेंटली ही इज कंप्लीटली वार्निंग इंडिया। कह रहे हैं भाई साहब अगर आपने XYZ चीज़ें नहीं की जैसा मैं कह रहा हूं तो आपके ऊपर और टैरिफ लगेगा। तो पहला रीज़न ये है कि अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं भैया स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल जो है अमेरिका का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंडिया से बहुत ही सस्ते सामान आते हैं, और जब सस्ते सामान आएंगे तो इंडिया के सामान की बिक्री बढ़ेगी और हमारे सामान की बिक्री घटेगी। इससे क्या होगा, यहां पे जब आपकी डिमांड ही कम हो जाएगी अमेरिका के प्रोडक्ट की, उससे क्या होगा, वहां पे इंडस्ट्रीज क्या होंगी, बंद होंगी। तो उससे क्या होगा, वहां पे जो लेबर है, वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या होगा, बहुत ही सीवियरली इंपैक्ट हो जाएगा। तो पहला रीजन जो यूएसए ने बोला वो अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। दूसरा क्या है, ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस करना। अब होता क्या है कि भाई जो आपके इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रेड के मामले में कहा जाए तो सरप्लस में रहते हैं। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई ये जो डेफिसिट हो रखा है हम इसमें अब इस डेफिसिट को रिड्यूस करेंगे। कैसे, हम जब इंडिया के प्रोडक्ट जो हैं वो एक्सपोर्ट ही नहीं होंगे यूएसए में, तो इससे क्या होगा, जब कमी होगी उस चीज़ में तब क्या होगा, यूएसए के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो इंडिया के साथ सरप्लस है वो कम होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो, जो क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने का एक कारण यूएसए ने बता रखा है। कहते हैं जो एग्रीकल्चर हो गया, स्पाइसेस, मैंगोज हो गया, तो इन सब रीज़न बताया कि भैया हम लोग अब अगर इंडिया से कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उसके क्वालिटी मेजर्स बहुत ही स्ट्रिक्ट रखेंगे, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्ट बना दिया। मतलब बेसिकली ये नॉन टैरिफ बैरियर की बात हो रही है। नॉन टैरिफ बैरियर अभी मैंने बताया, मतलब यहाँ पे टैक्स नहीं लगाएंगे वो लोग, यहाँ पे पैसे नहीं लगाएंगे, इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या करेंगे वो लोग, सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देंगे जिससे आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाए। फिर यहाँ पे रीजन देखा जाए पॉलिटिकल लेवरेज। अब यहाँ पे टैरिफ को एक बार्गेनिंग चिप के तरीके से यूज किया जा रहा है कि भाई आप जो है रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो उसको रिड्यूस करो, नहीं तो और टैरिफ आएगा। तो कहीं ना कहीं यूएसए क्या चाह रहा है, यूएसए चाह रहा है कि इंडिया उसके अकॉर्डिंग, उसके पपेट, उसका एक बेसिकली पपेट बन जाए और जैसा यूएसए कह रहा है सिर्फ और सिर्फ इंडिया वैसे ही करे। बट इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर एनी कंट्री टू फॉलो व्हाट यूएसए सेज, और नॉट जस्ट यूएसए, एनी कंट्री सेज। अगर कोई भी कंट्री किसी कंट्री के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकती है। अब यूएसए अगर कह रहा है कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट मत करो और इंडिया कह रहा है नहीं हम करेंगे, तो अब क्वेश्चन उठता है अगर हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे तो कहाँ से करेंगे। तो हमारे पास कोई ना कोई तो ऑप्शन होना चाहिए, और वो ऑप्शन फीजिबल होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि वो हमारे जो बजटिंग है उसको बढ़ा ना दे। ये भी तो पॉइंट है। तो ये एक रीज़न बताया कि भैया आप जो है ये बंद करो। दूसरा क्या है, स्ट्रैटेजिक रीजंस भी बता रखे हैं। क्या है भैया, हमारी जो इंडो पैसिफिक टेक है उसमें हम
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो होते हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, उसको हम और ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। इस वजह से इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। मतलब बहुत बेसलेस रीजंस भी बताए गए हैं टैरिफ लगाने के लिए। कुछ लेजिट रीजंस यूएसए ने बोले हैं, बट अगेन इट इज़ नॉट दैट मच लेजिट जिसकी वजह से टैरिफ 50% तक लगा दिया जाए। हमेशा दिस अ रीज़न, ये ऐसे अचानक से तो नहीं है। ये ट्रेड सरप्लस जो इंडिया के साथ चल रहा है, ऐसा तो है नहीं केवल ट्रंप ही ऐसे हैं जिनको आज ये नॉलेज हुई है। उसके पहले बहुत सारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कुछ सोच के ये सब चीज़ें नहीं की होगी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि आखिर इंडिया इतना डिपेंडेंट क्यों है यूएसए के ऊपर। ठीक है, तो उस चीज़ को समझाने के लिए आपको पता होना चाहिए डॉलर की डोमिनेंस इन ग्लोबल ट्रेड। दुनिया भर में जो ट्रेड होता है 85 to 90% ट्रेड यूएस डॉलर में किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर आपको अपना एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को लेट्स से आपके पास आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, जिससे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको ये यूएसए भेजना है तो आपको सबसे पहले आपके पास क्या है, आपके पास है रुपी या आपके पास है प्रोडक्ट मान लेते हैं। तो आप अगर भेजोगे यूएसए में, या यूएसए नहीं, लेट्स से आप इसको भेज रहे हो कहाँ पे, मान लेते हैं आप इसको भेज रहे हो फिलीपींस, या आप मान लेते हैं इसको भेज रहे हो इंडोनेशिया। तो अगर वहाँ पे भेजोगे तो आपको वहाँ की करेंसी में नहीं मिलेगा, आपको किस में मिलेगा, आपको डॉलर में पैसा मिलेगा। तो डॉलर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन रुपीज़ में। तो जब डॉलर को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो ये एक बेसिकली कन्वर्जन हो जाता है। बट ट्रेड किस में हो रहा है, डॉलर में हो रहा है, क्योंकि डॉलर ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी कही जाती है ट्रेड के मामले में। हम इंडिया जो इम्पोर्ट करता है, क्रूड ऑयल, गोल्ड, मशीनें, सब डॉलर में प्राइस किए जाते हैं, इसलिए ज़रूरी हो जाता है। और इसी वजह से इंडिया डिपेंडेंट है, ग्लोबल ट्रेड जितना भी हो रहा है वो किस में हो रहा है, डॉलर में हो रहा है। और इसका इम्पैक्ट क्या है इंडिया पे, इम्पैक्ट ये है कि भाई हमारी करेंसी बड़े रिस्क पे होती है। अगर डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा यूएसए से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमें और ज़्यादा डॉलर खरीदना पड़ेगा। जब हम और ज़्यादा डॉलर खरीदेंगे तो किससे खरीदेंगे, हम अपना रुपी देंगे और उसके मुकाबले क्या खरीदेंगे, डॉलर खरीदेंगे। अब जब डॉलर खरीदेंगे तो उससे क्या होगा, वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और इंडिया का जो इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ जाएगा। ट्रेड इम्बैलेंस, अब जब हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे तो उससे हमारा ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा, और एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे इम्पैक्ट यही होगा कि हमारा ट्रेड डेफिसिट और बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब हम बात करें सोल्यूशन क्या है, पॉसिबल सोल्यूशन इंडिया के पास क्या है। सबसे पहली चीज़ क्या है, हमें करनी होगी, अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई करना होगा। हमें जो अपनी डिपेंडेंसी है यूएसए के ऊपर उसे कम करनी होगी, और जो अपनी मार्केट है उसको हमें यूरोप में और बढ़ाना होगा। ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस की गई थी, रिसेंटली ब्रिक्स समिट हुआ था, वहाँ पे बात की गई थी कि भैया हम लोग अब केवल यूएसए में सामान नहीं भेजेंगे, बल्कि हम लोग एफटीए साइन करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऑल्दो हमने साइन किया है, जर्मनी के साथ साइन किया है, यूरोपियन यूनियन के साथ साइन किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया, यूके के साथ साइन किया है। ये सब क्या पर्पस है कि अगर हमारा प्रोडक्ट यूएसए में जा रहा है, उसकी प्राइस बढ़ जा रही है, तो उसी प्रोडक्ट को हम लोग दूसरी जगह भेज देंगे। इसका क्या इंपैक्ट होगा, इससे जो जॉब लॉस होने का खतरा है इंडिया में वो कम हो जाएगा। दूसरा क्या है, ट्रेड एग्रीमेंट्स हमने ऑलरेडी किए हैं, एफटीए साइन किए हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं। हमें अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को और ज़्यादा अपग्रेड करना होगा, जिससे यूएस स्टैंडर्ड्स, या बेसिकली कहें नॉन टैरिफ बैरियर्स के जो रीज़न बताए हैं यूएसए ने, वो सारे रीज़न पूरी तरीके से ख़त्म हो सकें। हमें अपनी डोमेस्टिक मार्केट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना होगा, जिससे हमारी कॉम्पिटिटिवनेस, हमारी जो एक तरीके से कंपटीशन है वो मजबूत हो जाए। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आप लोग देखते हो, प्रोडक्शन या प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव जो होता है ये गवर्नमेंट देती है, जिससे डोमेस्टिक कंजम्पशन ही बढ़ जाए। इससे क्या होगा, जब हम लोग सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे किसी चीज़ में, तो उससे क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। हमें अपनी डिप्लोमेसी जो है वो स्ट्रैटेजिक बनानी होगी इस तरीके से, जिससे जितने भी डिस्प्यूट हों वो वाया WTO अच्छे तरीके से सॉल्व किए जा सकें। हमें अपने एनर्जी और टेक कोऑपरेशन को और अच्छा करना होगा, पर्टिकुलरली कुछ सेंसिटिव एरियाज जैसे जीएम क्रॉप्स, क्लीन एनर्जी, या फिर जो आपकी टैरिफ कंडीशंस हैं उनको ऐसा बनाना होगा कि कोऑपरेशन अच्छा हो सके। फोकस ये ना हो कि बस टैरिफ लगा रहे हैं, फोकस ये होना चाहिए कि वो कोऑपरेशन इस तरीके से हो जाए कि टैरिफ की ज़रूरत पड़े ही ना। अब ये चीज़ें कब होंगी, जब एक प्रॉपर तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल होगा। सोल्यूशन ये नहीं है कि ये 50% टैरिफ लगा रहे हैं, फिर इंडिया कह रहे हैं नहीं नहीं ठीक है हम भी इन रिस्पॉन्स लगाएंगे। अगर इंडिया को देखा जाए तो उसने बहुत ही मैच्योरली इस बार रिएक्ट किया है। इंडिया ने अभी भी, आप नोटिस करोगे, रिस्पॉन्स कैसा दिया है, वी आर वर्किंग हार्ड। हम अभी भी काम कर रहे हैं रिजॉल्व करने के लिए, जो जो डिस्प्यूट्स हैं, जो जो यूएसए की कंडीशंस है, उसको हम टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पॉसिबल सोल्यूशंस है।
अब देखो और क्या सोल्यूशन बन सकता है। दूसरा सोल्यूशन आपको मैंने सबसे पहली चीज बोली कि हमारा डिपेंडेंस बहुत है डॉलर के ऊपर। तो अब इसी के साथ एक टर्म शुरू होता है डी डॉलराइजेशन मूवमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि भैया चलो हम लोग दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, लेकिन दूसरी कंट्रीज से अगर सामान आ रहा है वो उसके लिए पैसे किसकी जरूरत पड़ रही है? उसके लिए जरूरत पड़ रही है डॉलर की। तो बजाय हम अपना जो डिपेंडेंस है कम करने के, डिपेंडेंस तो धीरे धीरे कम होगा, लेकिन तुरंत के लिए क्या किया जा सकता है? तुरंत के लिए हम लोग डॉलर को रिप्लेस कर दें, डॉलर में ट्रेड करें ही ना। इसी को हम लोग कहते हैं कि अगर आपको अब इंडोनेशिया से या रशिया, मान लेते हैं रशिया से ऑयल मंगाना है, तो आपको डॉलर में नहीं पे करना। हम लोग ऐसे एग्रीमेंट कर लेंगे कि हम आपको इंडियन करेंसी देंगे, आप हमें अपनी रशियन दो, हम उसी में अपने तरीके से क्या कर लेंगे, हम टैकल कर लेंगे अपने खुद को। जितनी भी हमारी सिचुएशन है, जितनी भी हमारे बिल्स होंगे, हम आपस की लोकल करेंसीज में डील करेंगे, ठीक है। तो ये होता है डी डॉलराइजेशन मूवमेंट। अब ग्लोबल एफर्ट्स की बात की जाए तो रशिया, चाइना, ईरान, इंडिया, ये सारे के सारे प्रमोट कर रहे हैं लोकल करेंसीज को। क्यों? जिससे कारण ये हो सके कि डी जो डॉलर है, डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस कम हो। अगर डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होगी तो उसका इम्पैक्ट यही होगा कि भैया हम लोग कभी भी सेल्फ रिलायंट या सेल्फ सस्टेनेबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये एक पहला रीज़न है। अब इसी में इंडिया के स्टेप्स क्या है? इंडिया का स्टेप ये है, पहले इंडिया बात करता है लोकल करेंसी में ट्रेड मैकेनिज्म इंडिया ने ऑलरेडी बना रखा है। आरबीआई अलाउ करता है रुपी में ट्रेड सेटलमेंट को लेकर। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज, जैसे एग्जांपल किया जाए इंडिया रशिया, तो वो लोग रुपी रबल में ट्रेड कर सकते हैं इवन आफ्टर सैंक्शंस। जनरली सैंक्शन लग जाता है तो कंट्रीज आपस में ट्रेड नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका ब्लॉकेज हो जाता है डॉलर का। लेकिन अब अगर इंडिया और रशिया आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें अगर रुपी और रबल में होगा तो बाकी तीसरी कंट्री का तो कोई काम ही नहीं है। तो ये एक तरीका है, ठीक है। लोकल करेंसी में ट्रेड मैकेनिज्म इंडिया ने ऑलरेडी किया है और ये एक स्टेप कहा जाता है डी डॉलराइजेशन की तरफ। फिर यहाँ पे बात होती है बायलैटरल करेंसी स्वैप्स के ऊपर। होता है कि भैया हम लोग जो है डॉलर के यूसेज को स्टॉप करने के लिए, कम करने के लिए जापान के साथ, यूएई के साथ हम करेंसी स्वैप करेंगे। मतलब वही सेम चीज जो हमने रशिया के साथ कर रखी है, डिजिटल रुपी को प्रमोट करेंगे। अब ध्यान रखिएगा सीबीडीसी के ऊपर इसी बार आप सिंपल लिखिए PYQ, CBDC PYQ लिखेंगे, आपको दिख जाएगा कि ये CBDC के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। हमेशा ध्यान रखिए बेटा, जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इसको नोट डाउन कर लेना और अच्छे से पढ़ना। मैं आपको कुछ और टर्म्स बता दूं, डिजिटल रुपी पढ़ लेना क्या है, डिजिटल रुपी क्या है, फिएट करेंसी है। फिएट करेंसी क्या होती है? ऐसी करेंसीज जो कि किसी कमोडिटी के द्वारा बैक नहीं की जाती। मतलब ऐसे अगर आपके पास 10 रुपए है, तो अगर आप कहा जाए कमोडिटी है, मतलब 10 रुपए के मुकाबले हमारे पास कुछ गोल्ड होना चाहिए या कुछ होना चाहिए। लेकिन ये किसके ऊपर है? गवर्नमेंट के ट्रस्ट के ऊपर बिल्ड होता है। आप जितना भी यहाँ पे सर्कुलेट कर देख रहे हो, जितने भी करेंसी या कितने भी नोट्स आप देख रहे हो इंडिया में, ये सारे फिएट करेंसी कही जाती हैं। क्यों? क्योंकि इतने के मुकाबले हमने गोल्ड नहीं रखा हुआ है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के ट्रस्ट के ऊपर बिल्ड हो रखी है, ठीक है। और दूसरा कारण क्या, तरीका क्या है? हम अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हम लोग अपनी होल्डिंग डॉलर के साथ साथ यूरो, येन, गोल्ड, युआन, इन सब में धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? होल्डिंग्स को इंक्रीज कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे हमें ट्रेड जब करना होगा तो डॉलर की नहीं बल्कि इन्हीं करेंसीज का यूज करके हम लोग ट्रेड आसानी से कर सकते हैं। अब जब डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे ब्रिक्स का नाम भी आता है, क्योंकि ब्रिक्स आज के समय एक ऐसी सक्सेसफुल बॉडी की तरीके से निकल के आ रहा है जहां से पूरे जियोपॉलिटिक्स में जितनी एक टसल हो रहा है उसमें जितनी मेन कंट्रीज शामिल है वो यहाँ पे मिलेंगे आपको। एक तो रशिया, एक चाइना और ईरान का भी इंक्लाइनेशन यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक। तो यहीं पे एक आपका ब्रिक्स बैंक, जिसे आप लोग एनडीबी कहते हो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसका पर्पस ये होता है कि भैया जो आपके लोकल करेंसीज होते हैं उनमें क्या करते हैं, उसमें ये लोग लेंड करते हैं, पैसा को कर्ज देते हैं, प्रमोट करते हैं। बेसिकली डॉलर्स में नहीं, लोकल करेंसीज में लेंडिंग करने का काम करता है ब्रिक्स बैंक। फिर यहीं पर आप देखोगे चाइना और रशिया ऑलरेडी लोकल करेंसीज में ट्रेड कर रही हैं अपनी एनर्जी में। इंडिया का इंटरेस्ट क्या है इसमें? डॉलर पे डिपेंडेंसी रिड्यूस करना, फिर साथ ही साथ क्या है, रुपी को स्ट्रेंथन करना। अब यहाँ पे जब अगर आप नोटिस करोगे, इसका करेंटली एक उद्देश्य है कि एक न्यू फाइनेंशियल ऑर्डर को क्रिएट करना, जिससे ट्रेड और जो लोन होता है वो डॉलर सेंट्रिक ना हो, वो लोकल जो करेंसी है उसके आधार पे हो, ठीक है। अब जब मैं ब्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूं तो ब्रिक्स के बारे में तो पता होना चाहिए। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स बेसिकली ये एमर्जिंग इकोनॉमीज जो होती हैं उनका एक ग्रुपिंग है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो साउथ अफ्रीका है ये लास्ट 2010 में ज्वाइन किया, लास्ट मेंबर है ये। और अगर देखी जाए पहली मीटिंग कहाँ पे हुई है
2009 रशिया में पहली मीटिंग हुई थी। जो जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है, अभी आपको दिखाऊंगा भी उससे क्या पीवाईक्यू थे। अब जो ब्रिक्स है इसको एक्सपैंड कर दिया गया है। इसमें न्यू मेंबर्स कौन कौन से, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी और यूएई। अगर आप नोटिस करोगे इजिप्ट, इथोपिया ये सब क्या है, ये सब के सब आपके कहीं ना कहीं अफ्रीका में दिख रहे हैं, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको क्या पता होना चाहिए, साहिल रीजन के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज साहिल रीजन? साहिल रीजन का मतलब मान लो ये अगर आपका सहारा डेजर्ट है, नीचे आपकी ग्रीनलैंड है, तो साहिल रीजन मतलब होता है जो डेजर्ट और ग्रीनलैंड के बीच का, ग्रीनलैंड इन द सेंस ये ग्रीनलैंड आपका वो वाला ग्रीनलैंड नहीं है, मतलब यहाँ पे आप समझ लो ग्रीनरी समझ लो, ग्रास लैंड कह सकते हो बेसिकली आप इसको, ठीक है, ये ग्रास लैंड है। तो अफ्रीका में एक तरफ हरियाली है, एक तरफ सूखा है जो कि पूरा सहारा है, तो इसके बीच के रीजन को जहां से सहारा डेजर्ट कन्वर्ट होता है ग्रासलैंड में और ग्रासलैंड कन्वर्ट होता है सहारा में, तो उसी रीजन को साहेल रीजन कहते हैं। और साहेल रीजन के ऊपर 2023 में एग्जैक्टली पीवाईक्यू पूछा गया है। साहेल रीजन में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रहती है, साहेल रीजन में बहुत ज़्यादा मिलिट्री कूप्स लगते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं पे इथोपिया दिखेगा, इथोपिया और किस लिए न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे नील रिवर, जो आप नाइल रिवर देखते हो वो यहाँ से निकल रही है। और अगर आप थोड़ा आगे बढ़ोगे यही नील रिवर आके जाके सूडान में मिल जाती है खौरतुम में दूसरी नील रिवर से। यहीं पे एक बहुत बड़ा डैम बना है जिसे गर्ड डैम कहते हैं, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं बता रहा हूँ। सूडान की कैपिटल क्या है, खौरतुम इसकी कैपिटल है। और खौरतुम के ऊपर सवाल पूछा गया है, प्लेसेस इन न्यूज़ पे खौरतुम पूछ लिया गया है, सूडान पूछ लिया गया है, बीडी बीडी पूछ लिया गया है। ये सब क्या है, ये सब ऐसे बीडी बीडी देखोगे रेफ्यूजी कैंप है, ददाब ये भी एक आपका रेफ्यूजी कैंप है, राइट। तो अभी मैं ब्रिक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो ये सारी नई कंट्रीज हैं। तो जितनी कंट्रीज आज एक रीजन बन रखी हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का, वो सारी की सारी कंट्री कहाँ मिल रही हैं, ब्रिक्स में मिल रही हैं आपको। ब्रिक्स का फोकस क्या है, ब्रिक्स का फोकस है मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करना। मल्टीलैटरलिज्म मतलब क्या होता है, मान लो आप 10 लोग हो, उन 10 लोगों के आपको कुछ खाना पसंद, 10 लोगों को 10 अलग अलग चीज़ें खाना पसंद है। तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप बोलो कि भैया जो मुझे पसंद है आपको अगर नहीं पसंद है तो आप बेकार हो गए, ये गलत है। मल्टीलैटरलिज्म कहता है कि भैया जो 10 को पसंद है उन 10 में से हम एक कॉमन चीज़ निकालेंगे जिसमें हर एक का भला हो सके, जो कि सबको पसंद आएगी। तो ये मल्टीलैटरलिज्म होता है। ट्रेड कोऑपरेशन करना, ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को रिफॉर्म करने का उद्देश्य होता है ब्रिक्स का। अब मैंने आपको बात बताई थी कि साउथ अफ्रीका लास्ट था ज्वाइन करने में और जो रशिया था सॉरी, वहां पे आपकी पहली मीटिंग हुई थी। अब आप नोटिस करिए यहाँ पे पहली चीज तो आप देखो, इस बार ये 2025 का क्वेश्चन है, इसी बार पूछा गया। क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रिक्स। 16th ब्रिक्स समिट कहाँ हुई, रशिया कजान में हुई थी। इंडोनेशिया हैज बिकम फुल मेंबर, एब्सोल्युटली राइट। अब देखो यूपीएससी की अक्सर हैबिट क्या होती है पता है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को अक्सर गलत कर देता है। जैसे लिखा था, थीम ऑफ 16th ब्रिक्स समिट वॉज स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरलिज्म। अब देखिए थीम की बात हो रही है, तो थीम क्या था, अगर आप दो नोटिस करोगे मैंने लिखा है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म है बेटा, और यहाँ पे क्या कर दिया, कल्चरलिज्म लिख दिया। तो जब आप एग्जामिनेशन के प्रेशर में होते हो तो आप समझ नहीं पाते हो, इस वजह से पीवाईक्यू की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है आपके लिए। तो मल्टी कल्चरलिज्म है यहाँ, यहाँ पे मल्टीलैटरलिज्म है, मल्टी कल्चरलिज्म नहीं है। तो इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। 16th ब्रिक्स समिट कहाँ, रशिया कजान में हुई है। तो अभी 17th ब्रिक्स समिट जो 1-2 महीने पहले हुई वो कहाँ पे हुई है, वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई है। आपको ये पता होना चाहिए। अब अगर यूपीएससी 25 में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या 26 या 27 में कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं कि 17th ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो? ऑब्वियसली बात है, पूछ सकते हैं। फिर वहां पे ये जो थीम है, इस बार का थीम क्या था, 17th का थीम था ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। तो यहाँ पे क्या ग्लोबल नॉर्थ नहीं कर सकते, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये एक तरीका आपको दिमाग पे रखना होगा, अगर किसी पैटर्न पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है तो पहले उस थीम को पढ़िए और उस थीम को कन्वर्ट करिए एग्जैक्टली उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। इससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, एक डायरेक्शन राइट मिलेगा आपको, ठीक है। अब नोटिस करिए 2014 का क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक्स वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो। अभी मैंने कहा कहां पे हुई, रशिया में हुई है बेटा। साउथ अफ्रीका लास्ट था ज्वाइन करने में इस ग्रुपिंग को। क्या ये स्टेटमेंट सही है, आप खुद सोच के देखो। एब्सोल्युटली दिस स्टेटमेंट इज राइट। अब देखते हैं 2010 का क्वेश्चन। 2010 का क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है। अब अगेन ये क्वेश्चन 2010 के अकॉर्डिंग बनाया गया था, ठीक है। करंटली देखा जाएगा तो इसकी सिचुएशन चेंज हो चुकी है, जैसे वहां की जीडीपी 2010 में थी उसके अकॉर्डिंग बनाया गया। तो अभी इसके बारे में आपको चिंता
चिंता नहीं करनी है, बस आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि यूपीएससी ब्रिक्स के ऊपर सवाल पूछ रहा है। तो मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, ब्रिक्स कैसे काम करता है वो समझाया आपको मैंने। आप इनिशियल स्टार्ट करो, एक बार रिवाइज करवाता हूँ आपको मैं, ठीक है। टैरिफ के बारे में बताया, टैरिफ क्या होता है, फिर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर के बारे में आपको मैंने बताया, फिर मैंने आपको बताया गैट क्या होता है, गैट किस तरीके से बिल्ड हुआ, जैसे आपको मैंने बताया था आईटीओ क्या होता है, आईटीओ किस तरीके से बनने से पहले खत्म हो गया, क्या रीजन था उसके पीछे, फिर कैसे गैट कन्वर्ट हो गया डब्ल्यूटीओ में, गैट में क्या क्या कमियां थी उसको कैसे डब्ल्यूटीओ ने फुलफिल किया, ये मैंने आपको समझाया। फिर मैं आपको बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी आपका डब्ल्यूटीओ में जो अभी प्रिवेल कर रही है। उसी के साथ साथ मैंने आपको इनिशियल स्टार्ट किया यूएसए ने जो टैरिफ लगाना स्टार्ट किया इंडिया के ऊपर। अब जो टैरिफ लगाया उसके पीछे मैंने रीजन बताया कि व्हाई यूएसए इज पुटिंग टैरिफ। फिर मैंने बताया कि इस टैरिफ का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया के ऊपर, आपको ये भी पता होना चाहिए। इम्पैक्ट के बाद मैंने बताया कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। हमेशा अगर आप नोटिस करोगे तो जो भी मैंने चीज़ें आपको समझाई हैं ये एक क्वेश्चन आंसर राइटिंग फॉर्मेट में समझा रखी है। क्यों? क्योंकि आपको 10 किताबें नहीं पढ़नी है, आपको वर्ड बाय वर्ड रटना नहीं है। आपका मेन उद्देश्य आपके पास, अगर मान लेते हैं आपने एक पूरी किताब पढ़ रखी है, आपके पास हज़ारों वर्ड्स की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा तो आपको वही इन्फॉर्मेशन विद इन 150 वर्ड्स लिखनी है। तो आप किस तरीके से 150 वर्ड्स में उसको फ्रेम कर पा रहे हो, इस वजह से यहाँ पे द्रोणाज आईएएस में आपको इस तरीके से समझाया जा रहा है। आई होप आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि आखिर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करनी है। मैंने आपको बताया यूएसए ने किस तरीके से टैरिफ लगाना स्टार्ट किया, यूएसए की डिमांड क्या है। बेसिकली देखो, ये तो मैंने आपको कुछ बताया कि एक टैरिफ बैरियर यूएसए ने लगा रखा है कि हम रशिया से कम करें। साथ ही साथ एक और रीज़न आता है, वो कहता है एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इंडिया में क्या होता है, इंडिया यूएसए फोर्स कर रहा है इंडिया को कि भाई साहब आप जो है यूएसए से मेज़ को खरीदिए। अगर आप मेज़ को देखोगे तो मेज़ क्या होता है, मेज़ वही चीज़ जो आप लोग देखते हो मक्का या फिर जो भुट्टा जिसे आप लोग कहते हो। तो अब यूएसए क्या है, यूएसए ने जो मेज़ बनता है वो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो इंडिया कहना है कि भैया हमने इंडिया की पूरी इकोनॉमी में केवल हमने बीटी कॉटन को रख रखा है। अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज़ को लेके आएंगे तो पहली बात तो ये बहुत ही चीप होगा और हमें ज़रूरत नहीं है इम्पोर्टेड मेज़ की, क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। हमारा जो इथेनॉल ब्लेंडिंग करना होता है उसके लिए भी हमारे पास मेज़ है, तो हम क्यों यूएसए से लेंगे। इस वजह से हमने यूएसए से मना कर दिया है, मतलब यूएसए का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसको हमने लेने से मना कर दिया और यूएसए चाह रहा है हमसे लिया जाए। अब आपको पता होना चाहिए यूएसए इथेनॉल ब्लेंडिंग में सबसे टॉप पे चल रहा है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है, इथेनॉल ब्लेंडिंग का साधारण सा मतलब होता है, अगर आपके सामने मान लेते हैं भुट्टा या शुगर केन है, तो शुगर केन से जो बगास निकलता है, बगास के ऊपर भी ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस बगास को क्या करेंगे, फर्मेंट किया जाएगा, इथेनॉल बनाया जाएगा और उसी इथेनॉल को क्या कर देंगे, मिला देंगे पेट्रोल के साथ। अब होता क्या है, जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है, क्योंकि इथेनॉल को एक मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कंटेंट कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अभी भी जो आपकी मोटर व्हीकल के डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो बोलते हैं ना, वहाँ के टॉप लोग हैं, उनका कहना है कि हमें जो अभी पंप सेट बना हुआ है, जो इंजन बने हुए हैं मोटर व्हीकल्स में, वो अभी मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं बने गए और जो पेट्रोल होता है बहुत जल्दी सूखता है। तो इस वजह से हमने अभी उस तरीके से नहीं बना रखे हैं पेट्रोल को, लेकिन इथेनॉल ब्लेंडेड अगर पेट्रोल डाला जाएगा तो उससे चांसेस ये हैं कि रस्टिंग बढ़ जाए। रस्टिंग अगर बढ़ेगी तो ये इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल पूरी की पूरी, बोलते हैं ना, उस मोटर के ऊपर, उस पूरे मोटर व्हीकल पे ही इंजन पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये सारे तरीके हैं। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग हम ऑलरेडी खुद से कर रहे हैं, हमें यूएसए की ज़रूरत नहीं है। ब्राज़ील बगल में है, ब्राज़ील यूएसए के नीचे नोटिस करोगे वो भी इथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत करता है। कैसे करता है, वो शुगर केन के मामले में करता है। शुगर केन बहुत ज़्यादा होता है ब्राज़ील में। वहीं पे देखा जाए जो मेज़ होता है यूएसए में बहुत होता है और एग्जैक्टली इसी के ऊपर 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेसिकली जो भी चीज़ें बताता हूँ मैं सीएसपी मेथड से बताने की कोशिश करता हूँ, सी फॉर करंट, एस फॉर स्टैटिक और पी फॉर पीवाईक्यू। अब ये जब मैं बताऊंगा आपने नोटिस किया, पहली चीज़ तो मैंने करंट बताया आपको। क्या करंट बताया कि भैया यहाँ पे आपका जो इम्पोज कर रहा है यूएसए टैरिफ, जिसमें कह रहा है कि आप हमसे मेज़ लो, हमसे ये XYZ चीज़ें लो, लेकिन अब उससे स्टैटिक पोर्शन क्या है, इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है, मैंने आपको वो समझा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर जो सवाल पूछे गए हैं वो भी मैंने आपको बताए और फिर जो PYQ है वो कनेक्ट करने के बाद आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। आई होप आई एम रियली सॉरी, आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।